नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अहमद काज़मी लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको अलग अलग बड़ी खबरों के बारे में कुछ जानकार लोगों से आपको मिलवाते हैं, आपके रूबरू कराते हैं। अभी हाल ही में जमीयत उलमाए हिंद के प्रेसिडेंट सदर मौलाना अरशद मदनी साहब ने आरएसएस चीफ मोहन भागवत जी से मुलाकात की है। उस पर अलग अलग प्लेटफॉर्म पर बहुत सी चर्चा हो रही है। कुछ लोगों को शक है, कुछ लोग उसे अप्रिशिएट कर रहे हैं, अलग अलग राय बन रही हैं और उस पर बहस भी पूरे देश में हो रही है। हमने भी अब से पहले एक एपिसोड किया था, अनीस अहमद खान साहब के साथ बातचीत की थी, जो आरएसएस और बीजेपी जो काम करने का तरीका है उसे बहुत नज़दीक से जानते हैं। और आपने जमीयत उलमा हिंद को भी बहुत नज़दीक से देखा है, चूँकि एक लंबे अरसे तक एक हिंदी के बड़े अखबार के एडिटर रहे हैं। एक लंबा तजर्बा है जिसकी रोशनी में आप बहुत सी चीज़ें बताते हैं। अब जो मैं बात करने जा रहा हूँ, ख़ास तौर पे मैं बहुत से व्यूअर्स ने जो रिएक्ट किया है पिछले एपिसोड पर, कुछ लोगों ने तो कहा मतलब जो बातें हमने कही हैं उसे अप्रिशिएट किया है, लेकिन कुछ लोगों का फिर भी ये कहना है कि आप जो है इल्ज़ाम लगा रहे हैं मौलाना अरशद मदनी साहब पर। हमारा इरादा कतई किसी पर कोई इल्ज़ाम लगाने का नहीं है, लेकिन चूँकि वो एक कौम के रहनुमा के तौर पर, लीडर के तौर पर अपने आप को दूसरे एक बड़े लीडर से मिले थे, तो उस पर चर्चा मीडिया में ना हो तो कहाँ हो, और क्यों ना करें हर बात पर बहस, ताकि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनका दिमाग खुले और वो चीज़ों को नज़दीक से समझें। और ये जो मिसपरसेप्शंस होते हैं या कुछ लोगों का प्रोजेक्शन होता है बहुत बड़े आदमियों का, मैं आपको बताऊं कि इस 35 साल के कैरियर में मैंने बहुत से लोगों का प्रोजेक्शन कुछ और होता है, हकीकत कुछ और होती है, उसे बहुत नज़दीक से देखा है, बहुत ही नज़दीक से। मैं जब प्रोजेक्शन कहता हूँ, आम आदमी के ज़बान में मैं बताऊँ कि जब किसी सियासी पार्टी को किसी एक शख्स की एक ख़ास किस्म की छवि और छवि बनानी होती है, वो ख़ास एक नज़रिए की वजह से होती है, और वो चाहते हैं कि उस छवि का बाद में इस्तेमाल किया जाए, चाहे वो वोट की राजनीति में इस्तेमाल हो या किसी कम्युनिटी की राजनीति में। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है कि कोई आदमी है क्या। मैं आपको एक वाक़या बताता हूँ, थोड़ी सी लंबी बात हो जाएगी, लेकिन उमा भारती जी का मैं एक इंटरव्यू देख रहा था एक लंबे अरसे पहले, 1992 के बाद में, जब वो मंत्री भी नहीं रहीं और जब वो घर थी, तो उनका एक इंटरव्यू चलाया था। तो उन्होंने कहा कि लोग मुझे समझते हैं कि मैं मुसलमानों के बहुत ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, मेरे तो मुसलमानों से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। ख़ास बात जो उन्होंने कही थी वो ये कही थी कि मुझे जो कुछ पार्टी ने काम करने को दिया था वो मैं कर रही थी। यानी उनका एक प्रोजेक्शन ये था, और ज़ाती ज़िंदगी उनकी शायद मुख्तलिफ हो, मैं उस चर्चा में नहीं जाना चाहता। इसीलिए बहुत से लीडर्स का जो प्रोजेक्शन होता है, एक ख़ास अखबार है उर्दू का, दैनिक जागरण ग्रुप का एक उर्दू अखबार है इनकलाब, वो उनको अक्सर फ्रंट पेज पर उनको स्पेस देता है, और उनके बयानात ख़ास तौर पर आजकल जो बाबरी मस्जिद वाला इशू, जो अयोध्या वाला इशू है, राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद जो डिस्प्यूट है सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ चल रहा है उसके बारे में, और बेगुनाहों की एक तरह से जो छुड़ाने की वो कोशिश करते हैं, वो एक अलग एक बहस है। बहुत से लोगों को उस पर, उसके तरीक़ाकार पर सवाल उठाते हैं। अभी हम उस चर्चा में नहीं जाते, लेकिन अब जो कुछ हो रहा है मोहन भागवत जी और मौलाना अरशद मदनी साहब की मुलाकात के बाद जो चर्चा में चीज़ें आ रही हैं, जो अलग अलग तरफ से रिएक्शंस आ रहे हैं, उसके बारे में मैं जनाब अनीस अहमद खान साहब से आपका वेलकम है। और मैंने थोड़ी सी तमहीद जो बनाई, थोड़ी शायद लंबी हो गई, लेकिन मुझे लगता है कि व्यूवर्स को बहुत गहराई से चीज़ें समझनी चाहिए और बहुत जल्दी रिएक्ट करने से पहले गौर करें कि इसमें कितनी सच्चाई हो सकती है। अनीस अहमद खान साहब, आप बताइए कि इसमें अभी जैसा कि मुझे मालूम हुआ है कि एक विधायक हैं मध्य प्रदेश में, आसिफ मसूद साहब, उन्होंने एक लेटर लिखा है मौलाना अरशद मदनी साहब को, और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से कुछ और भी नेताओं ने रिएक्ट किया है। आपका उसमें क्या नज़रिया है, क्या आप ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, चूँकि मुसलसल आप उसको देख रहे हैं? देखिए काज़मी साहब, ये बातें तो सही हैं, बाद में इनको डिस्कस करूंगा, लेकिन एक ख़बर भी देना चाहता हूं आपके चैनल के ज़रिए कि मौलाना अरशद मदनी सोनिया गांधी से भी मिले हैं, जिसकी चर्चा अखबारों में ज़्यादा नहीं है, लेकिन लोकल अखबार जो वहाँ के सहारनपुर के, उनमें खबर छपी। उससे फिर दिल्ली आई, दिल्ली के बाद अभी तक ना उन्होंने उसका कंट्रडिक्शन किया है,
ना उसको माना कि सोनिया गांधी से वो क्यों मिले थे। चर्चा अभी एक नई शुरू हुई कि आप मोहन भागवत से मिले, उसके एक हफ्ते के अंदर अंदर आपने उसी तरीके की एक सीक्रेट मुलाकात सोनिया गांधी से क्यों की। अगर आप क्या उनका कोई पैगाम लेके आए थे मोहन भागवत का, ऐसी चर्चाएं चली हैं। और अब आप बात आती है, इस पे बात करेंगे अगर आप सवाल पूछेंगे वो क्यों मिले। लेकिन अगर आपने आज जो आरिफ मसूद जो एमएलए हैं और बहुत कई 3-4 टर्म से वो एमएलए होते चले आ रहे हैं भोपाल के, और मुस्लिम वो भी हैं, और कासिम रसूल साहब जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के स्पोक्स पर्सन भी रहे हैं और कन्वीनर भी हैं उसके, और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के भी वहाँ। तो इन लोगों के जो लेटर हैं उनके बारे में बता दूँ। इन दो लोग, जो कासिम रसूल साहब का लेटर जो है बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि भाई देखिए, ये केस 7 केस जो हैं बाबरी मस्जिद के, वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड लड़ रहा है, और एक केस जो है वो जमतुल उलमा हिंद लड़ रहा है। और जो वकील हैं राजीव धवन साहब, डॉक्टर राजीव धवन, वो उनके वकील हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के। चूंकि जो सारे केस लड़ रहे हैं तो वो उसको भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पैसा नहीं ले रहे हैं, एक सबसे बड़ी बात, बगैर पैसों के वो केस लड़ रहे हैं। और कितनी अच्छी तरीके से लड़ रहे हैं वो सब आप लोग देख रहे होंगे कि जो सबूत वो दे रहे हैं, जिस तरीके से वो डटे हुए हैं राजीव धवन साहब, उनकी इस बात में तारीफ करना चाहिए। अब होता क्या है, जो कासिम रसूल ने कहा कि जब हम प्रेस रिलीज बना के प्रेस को भेजते हैं, खासतौर पर उर्दू प्रेस को, इंग्लिश प्रेस तो अपने आप लेती है, हिंदी प्रेस तो छाप ही नहीं रही इस चीज़ को, तो उर्दू प्रेस में ये जाता है कि सारी चीज़ें ख़त्म करके उनके जो 7 आदमी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जिक्र नहीं होता, उसमें आता है कि जमतुल उलमा हिंद के वकील राजीव धवन को इस बात से मतलब नहीं क्या नाम छपता क्या नहीं छप रहा, और एक फ़ोटो छपती है अरशद मदनी साहब की, और पूरे की पूरी क्रेडिट उर्दू अखबार उनको दे सकते हैं। इस मामले में हम लोगों ने उनको लेटर भी लिखा, और उर्दू अखबार खासतौर पे इनकलाब में समझता हूँ ऐसा ज़्यादा करता सारे आप तो उर्दू अखबार की बात कर रहे हैं। इस वक्त ये मोहम्मद अदीब साहब की बात यहाँ पे कोट करना चाहूँ तो मोहम्मद अदीब फॉर्मर एमपी रहे राज्यसभा के, बड़े वोकल रहे, मुसलमानों के लिए काफ़ी उन्होंने काम किया, लेकिन अगर दिखावा नहीं किया, लेकिन उन्होंने काफ़ी काम किया है। उनका कहना, उनका अपने इंटरव्यू में उन्होंने कहा है ऑन रिकॉर्ड कि 2 आदमी हिंदुस्तान में ऐसे हैं जो कोई अपने आप को बेचना बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, सेल्समैन है वो। एक तो है नरेंद्र मोदी साहब और दूसरे हैं अरशद मदनी, कि करते कुछ नहीं है लेकिन हर चीज़ में उनका नाम आ जाता, जो हकीकत है। अब देखिए जमतुल उलमा हिंद के मामले, इस बाबरी मस्जिद के मामले में वही छाए हुए हैं। और इसके बारे में जैसे लोग कहते हैं, यानी ये जाहिर करने की कोशिश की जा रही है कि पूरे मुल्क के मुसलमानों के बस यही लीडर हैं। और अब जो बात आती है मोहन भागवत से मिलने की, तो ये जाहिर किया जाता है कि हम उनके मकसद से गए थे। जबकि एक बात बताते हैं आपको, अभी हाल में ही कंक्लूड हुई है कल जो इनकी बैठक थी आरएसएस की, एक जो होती है जिसमें सारे बड़े उनके, ये कहाँ पर हुई बैठक? ये अजमेर के बाद जो पुष्कर है, अच्छा। पुष्कर में बैठक हुई इनकी, चिंतन बैठक कहलाती है। उसमें 200 करीब वो लोग आते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, वो बैठक करते हैं। उसमें हर किस्म की बात हुई, एनसीआर की बात भी हुई, एनआरसी की बात भी हुई, रिजर्वेशन की बात यहाँ तक हुई कि रिजर्वेशन ख़त्म नहीं होना चाहिए, जबकि आरएसएस का मुद्दा रिजर्वेशन ख़त्म करने का है, उनका बहुत पहले से बयान चलता था। और मोहन भागवत ने अभी हाल में ही कहा था, लेकिन वहाँ आया कि अब ये चलना चाहिए, लेकिन उसमें कहीं ये बात नहीं आई कि मुसलमान और हिंदू को एक होना चाहिए, क्योंकि एक अरशद मदनी हमारे यहाँ आए थे, क्योंकि उसमें हर चीज़ डिस्कस होती है। नड्डा भी पहुँचे थे, उन्होंने भी बताया। इवन एनआरसी का जो मसला है पूरा डिटेल बताया गया वहाँ पे कि सरकार ये कर रही है, और वहाँ से ऑर्डर्स इशू हुए कि अब आपको ऐसे करना है, रिजर्वेशन के बारे में ये करना, यानी वो हर सरकार को बाकायदा ऑर्डर करते हैं। उसमें आप देखिए चिंतन, बहुत बड़ी बात है, चिंतन बैठक में वो आप देख लीजिए, क्योंकि मैं उनको बड़े करीब से देखता हूँ। अभी खत्म हो रही है, कल ही खत्म हुई है, अभी मोहन भागवत का बयान नहीं आया, आना है, आज ही बयान आएगा उनका पूरा, जो वो ब्रीफ करते हैं। तो उसमें और भी चीज़ें निकल के आएंगी। ये तो बड़ी बात है कि बयान अभी नहीं आया, और उससे पहले आप हमें अपने रीडर्स को, हमारे व्यूवर्स जो हैं उनको आप बताएं। और आप देखिए उसमें कहीं से कहीं तक
जिक्र नहीं हुआ है कि अरशद मदनी मिले हैं। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता की बात कही है, क्योंकि वो कह ही नहीं सकते हैं, कर ही नहीं सकते। एनआरसी कैसे, क्या है एनआरसी को जब डाउन हुआ है, जब उन्होंने ये देखा कि उसमें कम से जो 14% लोग हैं, 16 लाख लोग हुए हैं, उसमें 19 लाख 19 लाख में ज़्यादातर हिंदू हैं और या गोरखा हैं, 2 लाख तो करीब गोरखा हैं। बहुत से वो लोग हैं जिन्होंने अप्लाई भी नहीं किया, वो हैं। और आप ये देखिए उसमें 4 लाख लोग तो ऐसे हैं कि जो मर चुके हैं। जी जी जी, जो मर चुके अभी, वो तो आए नहीं, कितने डेड चले गए उनका। और हमने कैलकुलेट किया था जब वो ये इस कैटेगरी के लोग, भी फिर जो कहने वाली बात है, एनआरसी का मसला फिर उठाया उन्होंने, क्या पूरे देश में करेंगे, सिर्फ इसलिए कि मुसलमानों कहीं ना कहीं से इफेक्ट हो जाए। लेकिन मुसलमान है ही नहीं उसमें। जी जी जी। तो आप अगर मिलने गए थे तो आप वो मसले नहीं करने गए, आप कह रहे हैं कि उन्होंने भाईचारे की बात की, कैसे की, क्यों की, और आपने सबको कॉन्फिडेंस में जब वो ऑर्डर देते हैं आरएसएस वाले, जैसे आपने बताया, और जिस तरह के मॉब लिंचिंग और दूसरे वाकयात इस सरकार के दौरान होते रहे हैं और पुलिस ने जो लोग पीड़ित हैं उन्हीं के खिलाफ एफआईआर की है, क्या उसके बारे में कभी आरएसएस ने, अगर वाकई वो सच्चे हैं हिंदू मुस्लिम एकता के लिए, क्या सरकार को कहा है कि इसको रोकने के लिए कोई नहीं, आज तक सीरियस कोई काम हो? ऐसे बयान दिया कि नहीं होना चाहिए, जैसे कि जो करने वाले भी ये कहेंगे नहीं हमें करना नहीं चाहिए, गलती से हो गया। तो ये तो अरशद मदनी साहब के उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह जो कहें वो ये होता है कि आप मोहन भागवत से मिली, बिल्कुल, और दूसरी तरफ आके सोनिया गांधी से मिलने, आप करना क्या चाहते हैं पहले ये तो बता दीजिए। क्या आप आरएसएस और कांग्रेस के बीच में कुछ मीडिएट करके, जो हो नहीं सकता, कोई नहीं कोई सॉल्यूशन, क्या अयोध्या वाले मामले में सॉल्यूशन के लिए तैयारी कर रहे हैं? क्या आखिर क्या अयोध्या वाले मामले में तो अभी देखिए एक मसले, एक मुकदमे के फरीक है, उसके लिए ये है, बाकी मुकदमे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड लड़ रहा है, लेकिन जिन्होंने मैनिपुलेशन, जो अदीब की बात हमने कही आपको, सेल्समैन वाली, सेल्समैन है, या अपने आप को बेचना अच्छी तरीके से जानते हैं, और यही बात जफर आगा साहब कहते हैं, जो एडिटर हैं कौमी आवाज़ के, बहुत बड़े जर्नलिस्ट है, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है, हम लोगों से ज़्यादा सीनियर जर्नलिस्ट है, आपसे हमसे सीनियर जर्नलिस्ट है, और उनकी बड़ी इज्जत है जर्नलिज्म में। हर फिरके का आदमी, हालांकि वो लेफ्टिस्ट लीनिंग के, लेकिन राइटिस्ट लीनिंग के भी, और सब लोग उनके, यानी हमने देखा प्रेस क्लब में जब वो आते तो लोग उनके खड़े करके होके इस्तेमाल करते हैं, इज्जत करते हैं। तो उनका भी मानना है कि आखिर आप मिलने क्यों गए। उन्होंने भी एक अपने इदारिया लिखा है कि अरशद मदनी साहब ये तो बताइए कि आप मिलने क्यों गए। आप कह रहे हैं कि मैं भाईचारे के लिए मिलने गया, तो भाईचारे में क्या बात की आपने वो बताइए। लिंचिंग जो मुसलमानों के लिए सबसे बड़ी बात है, और इससे भी बड़ा खतरा एक मुसलमानों के लिए हो गया कि अब जो बच्चा चोरी होती है, तो बिहार से खबर आ रही है कि एकदम से नारा लगता है मारो मुसल्ला है, मारो मुसल्ला है, तो उसके ऊपर अगर जरा सा भी नाम यहाँ वहाँ जाए। आप देखिए दिल्ली में मौजपुर में एक लड़का मिला जिसका नाम साहिल था, हिंदू लड़का था, मार दिया गया उसको, सिर्फ इसलिए मारा गया कि उसका साहिल नाम था, और वो हिंदू था, और हिंदू नहीं, मतलब वो लोग मार रहे हैं। और उसे बिहार से तो रिपोर्ट्स आ रही हैं, 3 केस ऐसे हुए बिहार में कि जिनमें ये हुआ कि मारो साला मुसल्ला है, मारो साला मुसलमान है। और फिर जब पकड़ लिया, यानी वहाँ के लोकल लोगों ने जो हिंदू थे उन्होंने बचाया, तो उन्होंने कहा तुम आतंकवादी को छपाने ले जा रहे हो। और वो लोग कौन थे? वो एमएलए के यहाँ लिच्ची, वो क्या होता है, लिट्टी उसका दावत के लिए बुलाया था एमएलए ने, और एमएलए ने फ़ोन कर, उन्होंने पूछा कि आप कहाँ आना है, तो उन्होंने कहा कि आप मार्केट रुको, हम आदमी भेज रहे हैं, उसको पकड़ दिए। तो अब मुसलमानों के लिए तो ये तक हो, वो तो बात आपने की नहीं वहाँ पे। आप कह रहे कि हमने भाईचारे के, तो ये अब भी भाईचारे, अभी की आपके मुलाकात होने के बाद भी ये शुरू हुआ। नहीं, अगर वाकई भाईचारे की बात थी तो मोहन भागवत जी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आकर के भाईचारे की कोई अपील करते, ऐसा भी अभी तक नहीं हुआ। नहीं, ऐसा अपील बिल्कुल नहीं हुआ। अब ये अगर वाकई ग्राउंड पर इन्होंने कहा था कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें मोहन भागवत आएंगे, तो हम लोगों ने ताज्जुब से कहा कि मोहन भागवत कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करता ही नहीं है। जी जी जी, वो तो वो तो कहते हैं हम तो समाज सेवी संस्था हैं, तो उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस यानी कहते हैं जो चीज़ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज तक नहीं की, तो पब्लिक उसमें जो बोलते हैं वही प्रेस हो जाती है। तो आप कह रहे वो उसमें भी आएंगे, और फिर
उसके बाद सबसे बड़ी बात देखो कि सब ये चलने लगा, कई उसमें आए तो धाकड़ खबर जो है उसके जो एडिटर इन चीफ है अकरम रईस खान साहब, उन्होंने फ़ोन किया और कहा, पूछा कि साहब हम आपसे बात करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा अब आप क्या बात करेंगे, मैं अब क्या है जो सब है जो अखबारों में आ गया वो है। तो उन्होंने कहा भी कि भाई अखबारों में तो ऐसा ऐसा नहीं मुझे बात नहीं करना। तो आप अगर डर क्यों रहे, और आप अगर देखें काजमी साहब तो उन्होंने अपनी पब्लिसिटी के लिए कम से कम 1 दर्जन यूट्यूब पे चैनल चला रखे हैं, जिनमें छोटे छोटे बच्चे जाने कौन कौन बैठ के सिर्फ जो हिंदी में कहते हैं स्तुति गान, अब उर्दू में उसको क्या कहें, उनको अप्रिसिएशन कि अरशद मदनी साहब ने देखिए एक ऐसे आदमी से मिलने की कोशिश की जो मुसलमानों के लिए, और इस तरीके से एक पुल बन जाएगा दोनों में। भाई पिछले 75 साल 100 साल से पुल नहीं बन पाए, जिनका हिंदुस्तान जो NCR इसीलिए ला रहे हैं कि मुसलमानों को बाहर का NRC इसीलिए ला रहे हैं कि जो मुसलमानों को बाहर निकालना है, जिनका बंच ऑफ थॉट जो गोलवालकर की किताब है, जिसको ये अपना समझ लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन मानते हैं, उसमें ये लिखते हैं कि मुसलमान और कम्युनिस्ट देश के लिए घातक है। मुसलमान और कम्युनिस्ट, हाँ क्रिश्चियन भी हो सकते हैं, क्योंकि इनका धर्म हिंदुस्तान में पैदा नहीं हुआ, भारत में पैदा नहीं हुआ। इसके अलावा अब आप देखिए जो सिटीजन बिल ला रहे हैं, ये क्या है कि सब हो सकते हैं, पंजाबी भी, सिख हो सकते हैं, बौद्ध हो सकते हैं, और कोई भी कास्ट का हो सकता है, वो उसको हम नागरिकता दे देंगे मुसलमान को छोड़ के। अब आप उन लोगों से कह रहे हैं कि ये आपके दोस्त बनेंगे और मैं इसके लिए बात करने, फिर रात के अंधेरे में गए, आपको लेने कोई नहीं आया, आपको छोड़ने कोई नहीं आया, क्योंकि छोड़ने की तो फोटो छपी। ये इनके पूरे उसको पंक्चर कर दिया एक किस्म से RSS ने कि इनकी क्या चाल है। अच्छा, ये जो आपने सोशल मीडिया पर चैनल्स की बात कही, मैं अपने व्यूवर्स को बता दूं कि जब सोशल मीडिया की शुरुआत हुई थी, जिसमें बहुत से नाम हैं, वो आम तौर पर सरकार के मामले में उनको क्रिटिसाइज़ करने वाले लोगों ने शुरुआत की थी। वहाँ भी कुछ लोग आ गए हैं जो सरकार की सराहना करते हैं। बहुत से ऐसे इश्यूज़ हैं। इसके अलावा ये एक बिल्कुल नई बात आपने कही कि मौलाना अरशद मदनी साहब जो इस वक्त एक तरह से भागवत जी से मुलाकात के बाद क्रिटिसाइज़ किए जा रहे हैं, उन्होंने भी अपने फंड से, अपने सपोर्ट से कुछ ऐसे चैनल शुरू करा दिए हैं जो उनकी तारीफ़ कर सकें, लोगों में पॉजिटिव मैसेज भेज सकें। तो ये एक तरह से काउंटर करने का इंतज़ाम है सोशल मीडिया को। जबकि काज़मी साहब इस्लाह माशरा इन्होंने चलाया था, तो ये टेलीविज़न की तो बुराई करते थे। अच्छा, कि टेलीविज़न नहीं होना चाहिए। बम्बई में तो लोगों ने अपने घरों से टेलीविज़न फेंक दिए थे, ये कि ये कहते थे कि समाज के लिए टेलीविज़न बहुत गलत चीज़ है। लेकिन अब वो उसी का सहारा ले रहे हैं, उसी का सहारा ले रहे हैं। तो आपने बहुत सी दिलचस्प बातें बताई अनीस अहमद खान साहब, और ये एक ऐसा इशू है जिस पर सब लोग चिंतित हैं, गौर कर रहे हैं कि ये देश किस तरफ जा रहा है। और ऐसी हालत में मौलाना अरशद मदनी साहब की जो मुलाकात हुई है मोहन भागवत जी से, अगर वो ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होती। इसमें एक और चीज़ होगी कि सोनिया गांधी से क्यों मुलाकात की इन्होंने। हाँ, सोनिया गांधी जो सीक्रेट है अभी तक। जी, अखबारों में आया, उसके डिनाइल नहीं आया अभी तक। डिनाइल नहीं आया। अच्छा, अभी उन्होंने इनकार नहीं किया है कि सोनिया गांधी से मिले हैं। तो ऐसे वक्त में ये जो मुलाकातें हो रही हैं जिस पर लोग सवाल उठा रहे हैं, तो ये पब्लिक में सामने आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्यों नहीं उन तफसील बता रहे, डिटेल बता रहे। और ये लीडर वही हो सकता है जो अपने सारे फैसलों को पब्लिक के सामने रखे और अब राय मशवरा भी करे। यहाँ ना तो राय मशवरा नज़र आ रहा है और ना ही पब्लिक के सामने वो आते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसा कि आपने बताया कि एक चैनल ने कोशिश की बातचीत करने की, उन्होंने बातचीत नहीं की और बात टला दी, और वो कैमरे के सामने नहीं आना चाहते। कैमरे के सामने ना आने की वजह आप लोग समझ सकते हैं, व्यूवर्स मैं समझता हूं अब बहुत समझदार, अक्लमंद हो चुका है। और हमारी भी कोशिश यही है कि व्यूवर जो है, जो आम आदमी है, वो चीज़ों को बराह रास्त समझे और आंखें खोल करके ज़िंदगी जिए, आंखें बंद करके किसी का फॉलोअर ना हो, बल्कि जहां उसकी अच्छाई और उसके राष्ट्र हित में जो कुछ है, समाज के हित में जो कुछ है, वही सब कुछ अच्छा है। अगर उसके खिलाफ कहीं कुछ हो रहा है तो मैं समझता हूं हमें सभी को उस पर सवाल उठाने की गुंजाइश है। मैं इसी के साथ आपसे दरख्वास्त करता हूं कि अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर करें और पेज को फॉलो करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।